आयतुल्लाह की अंतिम यात्रा से जुड़ी तैयारियां तेहरान में पूरी हो चुकी हैं। 4 जुलाई से खामनेई को सुपुर्दे खाक करने का कार्यक्रम शुरू होगा, जो 6 दिन तक चलेगा। पूर्व सुप्रीम लीडर की अंतिम यात्रा को सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। जनाजा जुलूस से लेकर सुपुर्दे खाक करने तक 3000 किलोमीटर लंबी यात्रा तेहरान, कुम, करबला और मशहद जैसे शिया इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण शहरों से गुजरेगी। ईरान इसके जरिए अपनी जीत का ऐलान करेगा और साथ ही मैसेज देगा कि खामनेई की शहादत ने ईरान को अरब की महाशक्ति बना दिया है, ऐसी सुपर पावर जिसके सामने अमेरिका भी टिक नहीं सका। यही वजह है कि ईरान समझौता इसी शर्त पर करने में कामयाब हुआ कि हॉर्मुज केवल 60 दिन तक फ्री होगा और ट्रंप को ये शर्त माननी पड़ी। अब ईरान हॉर्मुज में यातायात की नई व्यवस्था विकसित कर रहा है, यानी जो जलमार्ग फ्री था वो ईरान के लिए हमेशा एक आमदनी का साधन बन गया। युद्ध के दौरान ईरान ने सभी भ्रम तोड़ दिए और अरब की महाशक्ति बनकर उभरा। ईरान ने साबित कर दिया कि अरब में सिर्फ अमेरिकी सुरक्षा गारंटी ही काफी नहीं है, ईरान की इच्छा के विरुद्ध कोई सुरक्षित नहीं है। ईरान ने अमेरिका से युद्ध जीतकर खुद को उसके विरुद्ध एक धुरी के तौर पर स्थापित किया है, जिससे उसकी छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है। खामनेई की शहादत के बाद ईरान में अगली पीढ़ी ने सत्ता संभाली, जो ज्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति वाली और ज्यादा राष्ट्रवादी है, जिसने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया। यह बदलाव खामनेई की शहादत की वजह से ही आया। अमेरिकी हमलों में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी की मौत हो गई थी, तो वही IRGC के मुख्य कमांडर इन चीफ मोहम्मद पाकपुर भी मारे गए। मुस्तफा के दौर में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव का पद मोहम्मद बाकिर जुल्कद्र के पास है, तो वही IRGC कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारी अहमद वाहिदी संभाल रहे हैं। इसी तरफ ईरान की रक्षा परिषद के सचिव अली शमखानी की भी अमेरिका इजराइल के हमलों में मौत हो गई, तो अब्दुल रहीम मूसवी भी मारे गए, जो चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ और खत्म अल अंबिया हेडक्वार्टर के प्रमुख थे। अब रक्षा परिषद के सचिव की जिम्मेदारी अली अकबर अहमदियान के पास है, तो वही अब्दुल रहीम मूसवी के जगह चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ और खत्म अल अंबिया हेडक्वार्टर के प्रमुख के तौर पर जनरल अली अब्दुल्लाही को नियुक्त किया गया था, जिन्होंने जंग के दौरान कई ऐसे फैसले लिए जो अमेरिका की हार के कारण बने। जंग के दौरान ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिर जाधे की भी मौत हो गई। वही एयर स्ट्राइक के दौरान बासिस फोर्स के प्रमुख गुलाम रजा सुलेमानी भी मारे गए, जिसके बाद ईरान के रक्षा मंत्रालय का जिम्मा माजिद इब्ने रजा को सौंपा गया, तो वहीं बासिफ फोर्स के प्रमुख के तौर पर सीक्रेट नियुक्ति की गई है। यानी ईरान की तरफ से नाम का खुलासा अभी तक नहीं किया गया। मुस्तफा की इस नई टीम को पहले से कहीं ज्यादा राष्ट्रवादी माना जा रहा है, जो अपनी शर्तों पर सिर्फ झुकाना जानती है। यही वजह है कि आज अरब में अमेरिकी वर्चस्व अपने पतन के कगार पर खड़ा है। सऊदी अरब सहित कई देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट आई है। उन्हें अब अमेरिका पर पहले जितना भरोसा नहीं रह गया है। इजराइल भी ये समझ चुका है कि ईरान से टकराना खतरे से खाली नहीं है। अब अमेरिका का सुरक्षा कवच भी इजराइल के लिए कमजोर हो गया है, क्योंकि ट्रंप मानते हैं कि नेतन्याहू ने गलत सूचनाएं देकर अमेरिका को एक अंतहीन युद्ध में फंसा दिया, जिससे निकलने के लिए ईरानी शर्तों पर समझौता करना पड़ा। और ये खामनेई की शहादत से उपजा गुस्सा ही है, जिसकी वजह से ईरान अमेरिका के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के इस रुख ने उसे उन बेड़ियों से आजाद करवा दिया है जिस पे वो पिछले 47 सालों से जकड़ा था। जंग में हार के बाद अमेरिका को तेल से प्रतिबंध हटाने पड़े और अब अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में ईरान निर्णायक भूमिका में होगा। वही अमेरिका को $300 बिलियन का हर्जाना भी मिलेगा। इससे उसकी अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी। ईरान की फ्रीज संपत्ति मुक्त करने पर दोहा में चर्चा हो चुकी है। माना जा रहा है कि अगले चरण में अमेरिका ईरान की $21 बिलियन की संपत्ति मुक्त कर सकता है। यह खामनेई की शहादत का परिणाम है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर भी हक से बात कर रहा है। वो किसी भी कीमत पर झुकने या दबाव में आने के लिए तैयार नहीं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान है। खामनेई को अंतिम विदाई देने 30 से ज्यादा देशों के हाई लेवल डेलीगेशन पहुंचने वाले हैं। 90 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। और इतिहास गवाह है, मजबूरियां ही असली ताकत को जन्म देती हैं। ईरान ने समझ लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसके शब्दों की कीमत शून्य है। अब ईरान चोरी छिपे यूरेनियम को नातांज एटमी ठिकाने से शिफ्ट कर रहा है। दरअसल ये ईरान का नया प्लान है। अमेरिका और इजराइल के लिए एक अंतिम संदेश है। ईरान अब शांति समझौतों को महज वक्त काटने का जरिया बना रहा है, जिससे वो युद्ध की तैयारी कर सके। अब खेल बदल चुका है। अब ईरान सुरक्षा नहीं बल्कि दबदबे के युग में प्रवेश कर चुका है। इसके लिए जल्द से जल्द परमाणु ताकत हासिल करना चाहता है। अब पिकेक्स की पहाड़ियों के नीचे हलचल बढ़ गई है। यूरेनियम शिफ्ट किया जा रहा है। ईरान
विनाश का ऐसा स्टॉक पाइल बनाने जा रहा है जो आत्मरक्षा का आखिरी कवच है। पहला स्तर हॉर्मुज में सैन्य तैनाती, दूसरा स्तर खर्ग पर सैन्य तैनाती, तीसरा स्तर मिसाइल सिटी में सैन्य तैनाती, चौथा स्तर परमाणु ठिकानों पर सैन्य तैनाती। इन तमाम जगहों पर सबसे ज्यादा सैनिक और डिफेंस सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जिससे हर हमले को रोका जा सके और अमेरिका कब्जा करने आए तो उसे ठकेला जा सके। यही ईरान का प्लान था, जिसने हमलों के वक्त से तैयारी की थी। साथ ही अतीत के समझौतों ने केवल वक्त खरीदा था, जिससे वो परमाणु कार्यक्रम को धार दे सके। और ईरान ने नया प्लान बना लिया है। अब वो सुरक्षा चक्रव्यूह बना रहा है और इसके लिए परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। जमीन के 300 फीट नीचे शुरू किया है स्पेशल ऑपरेशन। पिकेक्स माउंटेन के नीचे यह ऑपरेशन चल रहा है। नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में मलबे में यूरेनियम दबा हुआ है, जिसे निकालने के लिए जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। 300 फीट नीचे यूरेनियम निकालने का ऑपरेशन जारी है। लगातार मुस्तफा तक इसकी जानकारी पहुंचाई जा रही है। रेस्क्यू टीम ने मलबा हटाकर टनल बना ली है, जिससे यूरेनियम को शिफ्ट करने की तैयारी है। ट्रक के जरिए सीक्रेट रूट से यूरेनियम को गुप्त जगह पर पहुंचाया जाएगा। इसी वजह से ईरान ने यूरेनियम संवर्धन, मिसाइल कार्यक्रम और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कोई समझौता नहीं किया है, जबकि वार्ता में अमेरिका का पूरा जोर इन्हीं तीनों समझौतों पर है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट है कि ईरानी परमाणु ठिकाने पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जून के अंत में ली गई सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि ईरान ने संवर्धित यूरेनियम शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया है। बुशहर में भी करीब 2100 किलोग्राम प्लूटोनियम है, जो 200 से अधिक एटम बम बनाने के लिए पर्याप्त है। यानी बुशहर में काफी मात्रा में स्पेंट फ्यूल है, जिससे प्लूटोनियम बनाया जा सकता है। प्लूटोनियम 239 से परमाणु बम बनाया जा सकता है। दुनिया के कई सबसे खतरनाक परमाणु हथियार प्लूटोनियम से ही बने हैं। और ईरान के परमाणु प्रोग्राम की भनक अमेरिका को भी है, इसलिए वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिर से हमला कर सकता है। नातांज के अलावा 120 किलोमीटर दूर इस्फहान पर भी हमला कर सकता है। ईरान नातांज से 210 किलोमीटर दूर फोर्दो में भी यूरेनियम शिफ्ट कर सकता है और इसलिए यह भी ईरान के टारगेट पर है। नातांज से 280 किलोमीटर दूर अराक एटमी सेंटर पर भी अमेरिका के टारगेट पर है, जहां ईरान की सीक्रेट लैब है। जबकि नातांज से 320 किलोमीटर दूर तेहरान न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी अटैक का खतरा है। यहां ईरान का प्लूटोनियम रखा हो सकता है। अब खतरा दोगुना हो गया है। एक तरफ 450 किलो यूरेनियम और दूसरी तरफ 2100 किलो प्लूटोनियम, यानी 2550 किलो विध्वंसक विस्फोटक पदार्थ ईरान के पास है। स्पेंट फ्यूल से प्लूटोनियम को बाहर निकालने के लिए एक खास केमिकल फैक्ट्री की जरूरत होती है, जिसे रीप्रोसेसिंग प्लांट कहते हैं। रिएक्टरों से जो प्लूटोनियम निकलता है उसे आमतौर पर रिएक्टर ग्रेड प्लूटोनियम कहा जाता है। परमाणु बम के लिए सबसे बेहतरीन वेपन ग्रेड प्लूटोनियम चाहिए होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि रिएक्टर ग्रेड प्लूटोनियम से भी परमाणु बम बनाया जा सकता है, बस उसे संभालना और डिजाइन करना ज्यादा मुश्किल होता है।